तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 21 जनवरी 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्ण अमावस्या और महीना चल रहा है माघ का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है जियो के 2 नए प्लान को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए 2 नए प्लान पेश किए हैं। पहला है 349 रूपए का और दूसरा है 899 रूपए का। जानकारी के मुताबिक इन दोनों ही प्लानों में रोजाना 2.5 GB डाटा मिलेगा, साथ ही में अनलिमिटेड कॉलिंग, इसके अलावा SMS बेनिफिट्स। हालांकि 349 रूपए वाले प्लान की वैलिडिटी 30 दिन की है और 899 रूपए वाले प्लान की वैलिडिटी 3 महीने है। बाकी दोस्तों आप इन दोनों ही प्लानों के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप माई जियो ऐप या फिर जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पहलवानों के धरने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक WFI और पहलवानों के बीच जारी विवाद में खेल मंत्री के आवास पे पहलवानों की मंत्री और अफसरों के साथ बैठक हुई। इस बारे में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बैठक में ये फैसला लिया गया है कि एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति के नाम की घोषणा आज शनिवार को की जाएगी। बताया गया है कि समिति यानी कि जांच के लिए जो टीम बनाई जाएगी वो 4 हफ्ते में अपने जांच को पूरा करेगी। साथ ही बताया गया है जांच पूरी होने तक WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह फेडरेशन का काम नहीं देखेंगे। साथ ही ये जानकारी दी गई है कि WFI की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर भी समिति नजर रखेगी। अभी हाल ही में इस बारे में पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा है कि केंद्रीय खेल मंत्री ने हमारी मांगों को सुना और उचित जांच का आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी, इसीलिए हम धरना खत्म कर रहे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पे जो धरना हो रहा था वो खत्म हो गया है, क्योंकि केंद्रीय खेल मंत्री ने पूरे ही मामले की जांच करवाने का वादा किया है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसके लिए खास टीम बनाई जाएगी जो 4 हफ्ते में अपने जाँच को पूरा करेगी। जाहिर बात है जाँच पूरी होने के बाद काफी हद तक ये पता चल जाएगा कि देश की कई महिला पहलवानों ने जो WFI के अध्यक्ष पर यानी कि बृजभूषण सिंह पे जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं वो सही है या गलत है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिका द्वारा बनाए गए एक नए रोबोट को लेकर। जानकारी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सत्य नडेला ने कहा है कि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्वर्ण युग में प्रवेश कर रही है। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में अमेरिका ने दुनिया का पहला AI टेक्नोलॉजी पे आधारित रोबोट वकील बना लिया है। बताया गया है रोबोट वकील ओवर स्पीडिंग से जुड़े मामलों में कानूनी सलाह देगा। जानकारी के मुताबिक ये रोबोट अगले महीने यानी कि फरवरी से अमेरिका के कोर्ट में ओवर स्पीडिंग से जुड़े मामलों में कानूनी बहस करेगा। तो दोस्तों इसके आने से ऐसा पहली बार होगा कि जब कोई AI आधारित रोबोट कोर्ट में शामिल होगा और कानूनी बहस करेगा। साथ ही में इसे बनाने वाली कंपनी का ये भी दावा है कि इस रोबोट को स्मार्टफोन की मदद से भी ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अमेरिका की इस कंपनी ने AI तकनीक का इस्तेमाल करके इतना विकसित रोबोट बनाया है कि अब ये बहस कर सकता है। बाकी दोस्तों जाहिर बात है आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में और ज्यादा तरक्की होने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बाबा राम रहीम को लेकर। जानकारी के मुताबिक डेरा प्रमुख राम रहीम को पैरोल मिल गई है। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को मंडल आयुक्त कार्यालय से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। तो दोस्तों आज शनिवार को बाबा राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ सकता है। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इससे पहले प्रदेश की सरकार ने राम रहीम को नवंबर 2022 में 40 दिन का पैरोल दिया था, यानी कि नवंबर 2022 में भी बाबा राम रहीम 40 दिन के लिए जेल से बाहर था और अब फिर कुछ दिन जेल में रहने के बाद बाबा राम रहीम को दोबारा इतने ही दिनों के लिए पैरोल मिल गई है, यानी कि वो फिर से जेल से बाहर रहेगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बाबा राम रहीम हत्या और बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। हालांकि इस सजा के बीच राम रहीम को बार बार पैरोल पे छोड़ा जा रहा है। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इतने संगीन अपराध में सजा होने के बावजूद क्या बाबा राम रहीम को इस तरह से बार बार पैरोल पे छोड़ना आपके हिसाब से सही है या नहीं। इस पूरे मामले पे आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम समाचार को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली NCR में मौसम ने करवट ली है। बीते बुधवार तक शीतलहर का प्रकोप रहने के बाद अब तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को तापमान में बढ़ोतरी होने से दिन के समय सर्दी में भी गर्मी का एहसास हुआ। बताया गया है लगभग 3 साल बाद 20 जनवरी सबसे गर्म दिन रहा। साथ ही में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं बीते शुक्रवार को सबसे कम तापमान 10.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अब दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से ताज़ा जानकारी आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले 3 दिन मौसम खुशनुमा रहेगा। इस दौरान दिन में भी धूप रहेगी, हालांकि रात के समय सर्दी का एहसास होगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 23 से 26 जनवरी के बीच बारिश की संभावना जताई है। साथ ही में 24 जनवरी को तेज हवा चलने के आसार हैं। दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में यानी कि उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या जो इसके आसपास के राज्य हैं, उन सभी जगहों पे मौसम विभाग के अनुसार आज से 3 दिन तक मौसम खुशनुमा बना रहेगा, क्योंकि दिन में अच्छी धूप देखने को मिलेगी। फिर दोस्तों 3 दिन के बाद यानी कि 23 जनवरी से मौसम एक बार फिर
से करवट लेगा और अभी हमने आपको जिन राज्यों के नाम बताए लगभग उन सभी जगहों पे बारिश होने की संभावना है। आसान शब्दों में कहें तो 23 से 26 जनवरी के बीच बारिश होने की वजह से ठंड एक बार फिर से बढ़ सकती है। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि आज 21 जनवरी 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। यानी कि आज खास 21 जनवरी 2023 को तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम वर्षा और हिमपात के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट पर और उत्तरी तटीय तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश हो सकती है। बाकी दोस्तों अभी हमने आपको जिन भी शहरों जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर देश भर में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हाईकोर्ट के एक फैसले को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने ये साफ किया है कि स्कूल प्रशासन फीस नहीं चुकाने के आधार पर छात्रों को परीक्षा देने या कक्षाओं में भाग लेने से रोक नहीं सकता। बताया गया कोर्ट ने ये टिप्पणी एक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल के 10वीं कक्षा के एक छात्र द्वारा दायर याचिका पे सुनवाई करते हुए की है। छात्र को फीस का भुगतान नहीं करने के कारण आने वाले सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो यही कहने की कोशिश की गई है कि पैसे की वजह से किसी की पढ़ाई रोकी नहीं जा सकती। दोस्तों हाईकोर्ट की ओर से एक और जानकारी आई है जो है पासपोर्ट को लेकर। जानकारी के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि पासपोर्ट के रिन्यूअल के अधिकार से केवल पेंडिंग क्रिमिनल केस के आधार पर वंचित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। इस संबंध में कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारतीय कानून के तहत एक अपराध के लंबितता जिसे धारा 34 के साथ पढ़ा जाए एक आवेदक को अपने पासपोर्ट के रिन्यूअल के अधिकार से वंचित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। दोस्तों अगर आपको हाईकोर्ट द्वारा कही बात समझ में नहीं आई है तो आपको आसान शब्दों में बता दें कि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति पे कोई क्रिमिनल केस लंबित है यानी कि किसी व्यक्ति पे कोई केस अभी चल रहा है उसका कोई फैसला नहीं आया है चाहे वो क्रिमिनल केस भी हो तो ऐसे केस का आधार बनाकर पासपोर्ट रिन्यू कराने का अधिकार छीना नहीं जा सकता। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें जब भी हम नया पासपोर्ट बनाते हैं तो उसकी एक अवधि यानी कि एक वैलिडिटी होती है। उस अवधि के बीत जाने के बाद हमें पासपोर्ट को दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है। यहाँ पे इसी रिन्यू की बात हो रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमिताभ बच्चन और रोनाल्डो के मिलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचे। यहाँ पेरिस सेंट जर्मन और रियाद 11 के बीच मैच था। इस मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी आमने सामने थे। इस दौरान बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन मैच में स्पेशल गेस्ट के तौर पे शामिल हुए। अमिताभ बच्चन ने खुद सोशल मीडिया पर इस इवेंट का एक वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि रियाद में एक शाम, वाह क्या शाम थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, एम्बापे, सर्जियो रामोस और नेमार सभी साथ में खेल रहे थे और मुझे बतौर गेस्ट इस गेम को इनॉग्रेट करने के लिए बुलाया गया था। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर अभी एक इनामी ऑफर चल रहा है जिसके तहत हर गुरुवार को किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जा रहा है जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इस इनामी ऑफर में हिस्सा लेना बड़ा ही आसान है। इस मुख्य समाचार के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ ही दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना है। बेल का आइकन दबाना सबसे मेन है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और बेल का आइकन नहीं दबाया है तो आप इसे ध्यान से ऑन कर लें। वहीं दूसरा काम है इसी वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो जो भी यूजर इन कामों को करेंगे तो इन्हीं में से किसी एक विनर को हर गुरुवार को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हर गुरुवार को एक नए विनर का ऐलान किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सोने के बढ़ते हुए दाम को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत में सोना खरीदने का काफी प्रचलन है। शादी हो, त्योहार हो या फिर कोई फंक्शन, सोने की खरीदी के बिना ये सभी कुछ अधूरा सा लगता है। इसी की वजह से सोने की मांग में कभी भी कमी नहीं आती है। अब फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है इसमें ये बताया गया है कि सोने के दाम पिछले 3 महीने में 6,000 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक बीते 31 अक्टूबर 2022 को 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 50,000 रुपए के आसपास थी। हालांकि अभी लगभग 3 महीने के बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 56,700 रुपए है। आसान शब्दों में कहें तो केवल 3 महीने में 10 ग्राम सोने पर लगभग 6,000 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। साथ ही जानकारी के मुताबिक आने वाले समय के लिए ये अंदाजा लगाया गया है कि इस साल 2023 में सोने की कीमत 60 से 63,000 रुपए तक जा सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। दोस्तों जापान टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अभी हाल ही में बीते शुक्रवार यानी कि 20 जनवरी को वहां 82,614 नए मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना वायरस के। इसी बीच राजधानी टोक्यो में कोरोना के मामलों की संख्या 6600 से ज्यादा रही। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 425 रहा। आसान शब्दों में कहें तो जापान में बीते रोज लगभग 24 घंटे में 82,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इसी दौरान केवल एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 425 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण। दोस्तों चीन समेत जापान भी वो देश है जहाँ पे कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं।
और कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट अपने देश को लेकर। तो भारत सरकार के अपने पोर्टल MyGov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 145 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। साथ ही में 161 लोग ठीक हुए हैं कोरोना वायरस से। साथ ही में दोस्तों अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में कोरोना के कारण किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है देश भर में। बाकी अपने देश में अभी एक्टिव केसों की संख्या 1946 है। आसान शब्दों में कहें तो अभी अपने देश में कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना है कि अभी अपने देश में कोरोना को लेकर हालात काफी ज्यादा अच्छे हैं, या यूं कहें अच्छे से भी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जो एक्टिव केसों की संख्या है यानी कि देश भर में जो अभी कोरोना के मरीज हैं उनमें दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है। और अगर ऐसे ही रोजाना कमी आती गई तो कुछ दिनों में ही पूरे देश में कोरोना के मामले 0 हो जाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तुलना आदि शंकराचार्य से की है। उन्होंने कहा है कि वो शंकराचार्य के बाद कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक यात्रा निकालने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि ये राम और गांधी का देश है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा ने बीते गुरुवार शाम को जम्मू में एंट्री कर ली थी और बीते रोज शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन था। साथ ही में फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि सदियों पहले शंकराचार्य यहाँ आए थे। वो तब चले जब सड़कें नहीं थी लेकिन जंगल थे। वो कन्याकुमारी से पैदल चल के कश्मीर आए थे। अब शंकराचार्य के बाद राहुल गांधी वो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने उसी कन्याकुमारी से यात्रा निकाली और कश्मीर पहुंचे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी को लेकर। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने बीते शुक्रवार सुबह लगभग 10:30 बजे देश के 71,000 युवाओं को रोजगार मेले के तहत जॉब अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बात भी की। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2023 का पहला रोजगार मेला है। नए साल की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। जानकारी के मुताबिक जिन युवाओं को रोजगार मेले से नौकरी मिली है उन्हें और उनके परिवार को बधाई देता हूं, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। साथ ही में पीएम मोदी ने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पिछले 2 साल में रोजगार मेलों में पीएम मोदी 1,47,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। दैनिक भास्कर द्वारा जो जानकारी साझा की गई है उसके मुताबिक। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है संसद भवन को लेकर। जानकारी के मुताबिक लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बताया है कि संसद की नई बिल्डिंग अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये काम बजट सत्र से पहले पूरा नहीं हो पाएगा। राष्ट्रपति बजट से पहले अपना अभिभाषण पुराने संसद भवन में ही देंगे। बता दें कि इससे पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार का बजट संसद की नई बिल्डिंग में पेश किया जाएगा। हालांकि अब ये साफ कर दिया गया है कि इस बार का बजट यानी कि जो 1 फरवरी 2023 को पेश होगा फिलहाल वो पुराने वाले संसद में ही पेश किया जाएगा, क्योंकि संसद की नई बिल्डिंग अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।